तो नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। तो जिस पल का इंतजार पूरे देश को था वो अब से थोड़ी देर में सामने आने वाला है। चारों राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी नतीजे अब से कुछ घंटों में सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे जब से सामने आए हैं तब से पूरे देश में इन चारों राज्यों के असली नतीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, क्या वही नतीजे ईवीएम से निकलेंगे? क्योंकि असली नतीजे तो ईवीएम में कैद हैं और जो अब से 1 घंटे बाद यानी 8 बजे खोली जाएंगी। तो इसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी कि किसने मारी है बाजी और कौन चल रहा है पीछे। नमस्कार, मैं हूं रीमा पराशर। तो सत्ता के इस सेमीफाइनल के नतीजे जो भी होंगे, हम आपको बता दें कि डीडी न्यूज इन नतीजों को आप तक बेहद ही सटीक और विश्वसनीय तरीके से पहुंचाएगा। चुनावी मैदान में हमारे साथ होंगे डीडी न्यूज के रिपोर्टर्स और स्टूडियो में होंगे बेहद ही खास मेहमान। आप दिन भर सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे डीडी न्यूज पर ही देख सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि बहुत सारे चैनल्स होंगे जिनमें प्रखर बिल्कुल अलग अलग होड़ लगी होगी कि कौन सबसे आगे नतीजों को लेकर जाए। लेकिन डीडी न्यूज के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको विश्वसनीयता चाहिए, सटीक नतीजे चाहिए, तो वो सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगे। और इसीलिए चारों राज्यों को लेकर ईवीएम का पिटारा खुलने में अभी कुछ वक्त बाकी है। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जगह जगह, जिन्होंने पूरा ये जो चुनाव है उसको कवर किया, जगह जगह उन्होंने नब्ज देखी कि जनता की क्या थी, उन सब से हम लगातार बात करेंगे और मेहमानों से भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल के बाद जब आज एग्जैक्ट पोल हो रहा है तो उसमें क्या सब निकलकर सामने आ रहा है। प्रखर ठीक, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जब कोई भी चुनाव होता है तो 8 बजने के कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि कई माध्यमों में जो है वो लगातार नतीजे आने लगते हैं। लेकिन वो विश्वसनीय नतीजे नहीं होते हैं, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है मतों की गिनती की। ईवीएम जब खुलती हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई जगहों पर बहुत तेजी से नतीजे दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डीडी न्यूज़ पर जो भी नतीजे आप देखेंगे या जो भी रुझान आप देखेंगे वो बेहद विश्वसनीय और पूरी तरह से सटीक होंगे। साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे चारों राज्यों में, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात होंगे, स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट होंगे और दिन भर हम आज चुनावों का विश्लेषण करेंगे। रीमा बिल्कुल। और देखिए, हम अपने संवाददाताओं के पास जाएं और जो आज की प्रमुख हेडलाइंस हैं उनकी तरफ जाएं। चलिए शुरुआत हेडलाइंस के साथ ही कर लेते हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आज आएगा जनादेश। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी मतों की गिनती। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तमाम दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला। तो ये आज की पहली हेडलाइन है, जिसमें कि 4 राज्यों की मतगणना को लेकर जनादेश जारी होने में अब से कुछ ही देर बाकी है और शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से। तो किस कमल का होगा मध्य प्रदेश? बीजेपी दोहराएगी सरकार या फिर कांग्रेस के वादों पर जनता करेगी एतबार? मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों का सभी को है बेसब्री से इंतजार। राजस्थान में किस करवट बैठेगा ऊंट? गहलोत की गारंटी से रिपीट होगी सरकार या फिर बदल जाएगा रिवाज? छत्तीसगढ़ में किसके सर सजेगा ताज? भूपेश बघेल की होगी वापसी या बीजेपी करेगी सत्ता पर राज? तेलंगाना के नतीजों पर सबकी निगाहें। त्रिकोणीय मुकाबले में क्या केसीआर की बादशाहत रहेगी बरकरार या होगा कोई बड़ा उलटफेर? तो अब चारों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं। हम आपको अपने मेहमानों से आपको उनका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अक्षय राउत साहब, जो पूर्व डीजी हैं चुनाव आयोग के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है राजकिशोर तिवारी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं दीपक जैन, हमारे संवाददाता। सोमेश पटेल रायपुर से आपको छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर देंगे, नतीजे बताएंगे, रुझान बताएंगे, राजनीतिक समीकरण बताएंगे। वहीं जयपुर से विशाल बैरिस्टो हमारे साथ होंगे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। वहीं हैदराबाद से तेलंगाना की पल पल की जानकारी हमें देंगे उर्मिलेश। रीमा बिल्कुल, देखिए हमारे संवाददाताओं से ही शुरुआत करें, क्योंकि अगर मैं बात करूं जयपुर की
तो ज़रा हम जयपुर में विशाल बैरस्तों के पास तो चलेंगे ही, लेकिन विशाल के पास जाने से पहले एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद ही दिलचस्प हैं। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों की मतगणना 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद ईवीएम से मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने मतगणना की पुख्ता तैयारियां की हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए सबसे पहले हम जरा नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। सत्ता के खेल में कौन होगा विजयी, किस पार्टी का फहराएगा झंडा, किस उम्मीदवार को मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसकी बनेगी सरकार, ऐसे कितने ही सवालों का रविवार को मिलेगा जवाब। 5 राज्यों में हुए चुनाव में से 4 राज्यों में रविवार को होगी मतगणना। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध के बीच रविवार की सुबह जब ईवीएम खुलेंगी तो उससे उम्मीदवारों के राजनीतिक बही खाता बाहर आएंगे। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों पर मतदान प्रक्रिया 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में संपन्न हुई थी। यहां कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा इस राज्य पर फिर से विजय पताका फहराने के लिए पूरा दमखम लगाती नजर आ रही है। राज्य में मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। मतों की गिनती पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। ईटीबीपीएस द्वारा प्राप्त मतों को गिनने के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग का सहारा लिया जाएगा। 1181 उम्मीदवारों का भाग्य तय करने के दिन ड्यूटी पर लगभग 12,000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। पूरे मतगणना प्रक्रिया का एक सीसीटीवी कवरेज रहेगा और वो वीवीपैट काउंटिंग बूथ जो पृथक से बनाया जाता है, वीसीबी कहलाता है, उसका भी जो है सीसीटीवी कवरेज उसके लिए पृथक से कैमरा से किया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सामान्यतः एक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। हालांकि कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहां मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां इससे अधिक टेबल भी लगाए गए हैं। कुछ विधानसभा में टेबलों की संख्या 21 तक है। मध्य प्रदेश में 77.82% मतदान हुआ है, जो कि 2018 की तुलना में 2.19% अधिक है। एमपी में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। जहां भाजपा सत्ता को बचाए रखने की हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस जीत के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। स्ट्रांग रूम से मतदान करने की जो निर्धारित जगह है वहां पे ले जाने के लिए सीएपीएफ की व्यवस्था है। पूरी तरह से जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको इसके लिए तैनात किया गया है। रविवार को यह भी साफ हो जाएगा कि आखिर राजस्थान की कुर्सी किसकी होगी। राज्य में भाजपा कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार से सत्ता छीनने की लड़ाई में बहुत मजबूत नजर आ रही है। यहां भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। सीएपीएफ और आरएसी की 175 कंपनियां तैनात रहेंगी। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था। जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में 1-1 केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। शिव जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 34 राउंड में गणना होगी, मतगणना होगी, 34 राउंड लगेंगे। और अजमेर साउथ है जिसमें कि 14 राउंड में मतगणना पूर्ण होगी। तो इस तरह से 14 राउंड से लेकर 34 राउंड होगा। ज़्यादातर राउंड 20-21 के आसपास है। 25 से ऊपर केवल 9 विधानसभा में राउंड है। उधर पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में मतगणना की तारीख में बदलाव किया गया है। अब यहां 4 दिसंबर को मतगणना होगी। अलग अलग क्षेत्रों से आए सुझाव के बाद चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती की तारीख में बदलाव किया है। ECI agreed to the request of the social organizations and political parties, and the counting date has been advanced by 1 day. So the other 4 states will be counting the votes on Sunday and will be counting on the next day, that is Monday, December 4. वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के मतों की गणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस को कांग्रेस और भाजपा से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तब से कुछ देर में नतीजे आ जाएंगे और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय राउत जो पूर्व डीजी हैं चुनाव आयोग के, साथ ही राजकिशोर तिवारी हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। अक्षय जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि हमने चुनाव में देखा है कि तीनों राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तेलंगाना में कम हुआ है। और एक नई चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ा है तीनों राज्यों में, और इसी की वजह से माना जा रहा है कि चुनावी नतीजे इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं वोटिंग परसेंटेज खासकर महिलाओं के बढ़ने के पीछे? बहुत ही एक अच्छी सवाल और मुद्दा आपने सामने रखा है। महिला जो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। मैं थोड़ी सी लार्जर कैनवस आपको बता दूं। ये जो इलेक्शंस अभी हो रहे हैं और आज 4 स्टेट्स की गिनती है, कल और एक होगा, तो ये 16 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वोटर्स जी। तो मान लीजिए कि 1/6 जो इंडिया की सारे वोटिंग है उसमें 1/6 है, और 83 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। एक हिसाब से एक बड़ा आकार है। जो आप लोग अगर सेमीफाइनल कोई आप लोग बोल रहे हैं तो उसमें कोई सही बात है एक हिसाब से। और उसमें जो प्रयोग हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सामाजिक प्रयोग और मैनेजरियल प्रयोग जो है वो भी एक नई चीज़ है देखने के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव होगा उसमें उसका रिफ्लेक्शंस आएंगे। अब ये महिलाओं के बारे में आपने बताया, ये सबसे बड़ी बात शायद अभी आया नहीं है। राजस्थान ने हैट्रिक किया है। राजस्थान में लगातार ये तीसरी बार है जो वुमेन टर्नआउट है वो मेन टर्नआउट से आगे गया, जबकि 93 में 8% जेंडर गैप था 93 के इलेक्शन में, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन और इस बार के इलेक्शन में आगे गए। और बाकी सारे स्टेट भी पीछे नहीं रहे हैं। तेलंगाना में, मिजोरम में भी वुमेन आगे रहे हैं। और इसमें आप देखे होंगे कि कैंपेन के बारे में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आज ठीक रहेगा कि उसके थोड़ी सी हम लोग देख लें। वुमेन एजेंडा जो है पॉलिटिकल पार्टीज का वो काफी आगे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर वुमेन इतना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा महिलाएं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसके लिए एजेंडा करना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है कि जो रिजर्वेशन हुआ है 33% पार्लियामेंट एक्ट में, उसी का उसके साथ भी रिलेशन है। क्योंकि आप अगर महिलाओं ने अपने, मुझे लग रहा है अपना हक मांग के और अपने तरीके से लिया है, और आप एजेंडा देखेंगे सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो हो रहा था जी कॉम्पिटिटिव एजेंडा है वुमेन के बारे में। लग रहा है कि जैसे कि गैस की जो चूल्हे हैं वो किचन में देने के लिए जैसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रहा है सब एक दूसरे से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में महिलाओं की इस भागीदारी जो है वो देश के लिए बड़ा काम है। और ये जो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रहा है ये कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये तो एक लगता है कि नेशनल गुड है, क्योंकि बाकी दोनों आइडेंटिटी में हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो। ये बहुत एक अच्छी चीज है। आपने एक अहम बात की, आपने 2 चीजें एक साथ इसमें जोड़ी हैं। आपने एक तो महिला वोटर्स की बात की जिनका लगातार अनुपात बढ़ रहा है, एक अलग ही बेनिफिशियरीज जो हैं उसका 2014 के बाद से जो एक जिस पर बात होने लगी है, चर्चा होने लगी है, वो एक बात है। और दूसरा आपने जोड़ा है फ्री बीज को लेकर कि जिस तरह सबने बात की। मैं जरा राजकिशोर जी को अब चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। राजकिशोर जी, जिस तरह से फ्री बीज हो लेकिन महिला वोटर, मध्य प्रदेश को लेकर पहले कुछ और अनुमान लग रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में सामने आया कि जो मामा की छवि बनी और उसमें जो उनकी बहनों का जो एक उन्होंने बात की थी, जिसके लिए लगातार लाभार्थी वर्ग एक अलग से जोड़ा गया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी वही दिखाई दे रहा है और अशोक गहलोत ने भी वही किया। इस ट्रेंड को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है रीमा जी सबसे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आधी आबादी कहा जाता था, लेकिन जब चुनाव वोटिंग की बात आती थी तो उसमें क्या वाकई मतलब जो सत्ता या पदों पर जो भागीदारी उसको तो आप जाने दीजिए, क्या उतनी भागीदारी उनकी वोटिंग में हो पाती थी? ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ता चला गया, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ता चला गया, वो साफ साफ वोटिंग में भी दिखाई पड़ रहा है। और वो अपने हक के लिए न सिर्फ आतुर हैं बल्कि वो अब ये जानने लगी हैं कि कैसे वो लेना चाहती हैं। निश्चित तौर पर अभी अक्षय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे उज्ज्वला हो, चाहे स्वच्छता मिशन की अगर हम बात करें, और स्कूलों में जिस तरीके से लड़कियों को पढ़ने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आरक्षण की भी हम बात करें, ये सारे मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में ये चर्चा का विषय। उनको लगता है कि जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी, और जैसे आपको याद होगा कि प्रधानपति जैसे शब्द आते थे, तो प्रधानपति जैसे शब्दों का और उनके लिए जो तमाम जो पद इस तरीके से बना दिए गए थे, वो रबर स्टैम्प बनने को तैयार नहीं, वो फैसला ले रही। और आपने शिवराज चौहान का जिक्र किया, तो जो मामा की उनकी छवि थी, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लाडली योजना, लाडली बहना जो योजना जो है जब उन्होंने शुरुआत की, तो स्वाभाविक रूप से जब सीधे महिलाओं को ही सशक्त बनाया जा रहा, उनके बैंक अकाउंट में
केंद्र की सरकारें या राज्य की सरकारें जब पैसा सीधे उनको भेज रही हैं तो फैसला वो घर का लेने में अब सक्षम हो चुकी हैं। तो वो खुद तय कर रही हैं, उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको वोट कहाँ देना है, वो खुद तय करें। एक घर में आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि पति कहीं वोट दे रहा होगा, पत्नी कहीं वोट दे रही होगी, भाई कहीं वोट दे रहा होगा, बहन कहीं वोट दे रही होगी, पिता और माँ के बीच में भी ये चीज है। तो लोकतंत्र का जो असली स्वरूप है वो घर की पहली इकाई से शुरू होकर सबसे बड़ी पंचायत और राज्यों की अलग पंचायतें वहां तक जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेंड है। पार्टियों का मजबूरी में एक तरीके से लिया गया आपको लग रहा है, क्योंकि अब कोई भी उनको नकार नहीं सकता है, महिलाओं को और उस वोटर को। लेकिन या आपको लगता है कि वाकई में मानसिकता बदली है और ये वक्त की जरूरत है इसलिए ये किया गया? नहीं, देखिए रीमा जी, मुझे लगता है कि मजबूरी हो सकता है कि कुछ समय तक रही हो, लेकिन ये माइंडसेट अब कि भाई ठीक है, वो वाकई उनकी उतनी ही हिस्सेदारी है। और जब वो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और जो दुनिया की तमाम जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनसे जब लोहा सीधे सामने आकर ले रही हैं, तो मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने सशक्त हैं। वो भाव उनके अंदर पैदा हो चुका है, अब वो रुकने वाले नहीं। तो अब जिसको वाकई कहा जाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी देने को और अपना हिस्सा लेने को वो तैयार हैं। और वो सिर्फ आपके लिए वोट देंगी नहीं कहने से, बल्कि वोट देकर फिर आपसे हिसाब किताब भी लेंगी कि अगर आपने वो किया। आपने देखा होगा तमाम महिलाएं ही ज्यादा मुखर रही हैं जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने में पुरुषों की तुलना में। तो वो मुखरता सीधे वोटिंग परसेंटेज में भी दिखाई पड़ रही है। मैं एक लाइन जोड़ूंगा इसके साथ, आप अगर मुझे इजाजत दें। 1951 के चुनाव अगर आप देखें जी, उसी टाइम में हमारे जो महिलाएं हैं वो इलेक्टोरल रोल में इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं, हम किसका बेटी या किसकी जो वाइफ है उसी हिसाब से परिचित होंगे, और उसके लिए कई लाख सफरेज से वंचित हो गए। और आज की तारीख देखिए, जैसे तिवारी जी भी बात कर रहे थे, आज तो अपना हक मांग के ले रहे हैं। 1951 में भी 17% जेंडर गैप, बिल्कुल। और 1951-52 से निकलकर 2023 में जब हम देखते हैं तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। और खासकर मध्य प्रदेश में 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतगणना के पहले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप देख सकते हैं जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री थे, युवा नेता हैं, कांग्रेस के कुछ समय तक जो सरकार रही कमलनाथ की उसमें बड़े मुखर रहे, मंत्री रहे, और इंदौर के राऊ से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इंदौर के जो आप देख सकते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है खजराना मंदिर है, वहां पर ये दर्शन कर रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि टक्कर में बताए जा रहे हैं मजबूत प्रत्याशी हैं और माना जा रहा है कि इंदौर से निकलकर आज जब नतीजे तो एक रुझान जब आ जाएंगे तो उसका यदि भोपाल जाएंगे और देखेंगे। आइए सीधे चलते हैं। प्रखर, ये बात इसमें एक थोड़ी सी जोड़ देते हैं। जीतू पटवारी, क्योंकि आपने बात की, बीच में हमने कोशिश की थी अपने चुनाव का जो कैंपेन में हमने सब नेताओं से बात की, तो कोशिश की उनसे भी बात करें। उन्होंने कहा कि इस बार चुनौती तगड़ी है, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ करके कहीं बाहर जाऊंगा ही नहीं। तो इस बार मामला सभी पार्टियों के लिए बड़ा दिलचस्प था, इसलिए कोई भी मीडिया चैनल्स हो या तमाम जगह हो, उनसे ज्यादा जनता के बीच इस बार सबको जाने की जरूरत पड़ रही थी और पूरे टाइम जाने की जरूरत पड़ रही थी। खैर, भोपाल लिए चलते हैं आपको। दीपक जैन हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। दीपक, राजस्थान में तो बाड़ेबंदी शुरू हो गई है, वहां की बात तो विशाल से करेंगे, लेकिन आपसे जरा जाने कि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल तो क्लियर कट दिखा रहा है, लेकिन सुगबुगाहट क्या है, और आपके पीछे की तस्वीरों से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल रीमा, जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो सुगबुगाहट है कल शाम से ही शुरू हो गई थी। कमलनाथ ने जिस तरीके से कल रात में जितने भी विधायक हैं, जितने प्रत्याशी जो हैं, जो अगर जीत के आते हैं तो उन सभी को आज रात तक भोपाल पहुंचने के लिए कह दिया है। ऐसे में बाड़ेबंदी एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर शुरू हो गई है। जब भी प्रत्याशियों को उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो मिलेंगे, उसके बाद उनको सीधे भोपाल पहुँचना है और भोपाल पहुँचकर यहाँ पर जो बैठक है वो की जाएंगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रही है कि जो सत्ता है उनके हाथ में आ रही है। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो मतगणना है
वो शुरू होने वाली है। जो कर्मचारी हैं वो मतगणना स्थल पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद अब से 8 बजे सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स हैं, पोस्टल बैलेट्स की यहाँ पर मतगणना शुरू होगी और उसके बाद 8:30 बजे से जो ईवीएम है वो खुलना शुरू होंगे और वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता किसके हाथ में रहने वाली है। तो ऐसे में आज का दिन सभी के लिए काफी अहम है। जी दीपक, आपने कमलनाथ का जिक्र किया। इस बार पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर ही जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई भी गड़बड़ होती है तो सीधे कमलनाथ जी को फोन करें और वो अपने पार्टी दफ्तर में सबकी समस्याओं का निदान करने के लिए भी बैठ रहे हैं। ये क्या ट्रेंड है? तो पहली बार सुनने में आ रहा है कांग्रेस में कि प्रत्याशियों के लिए हेल्पलाइन नंबर ही घोषित कर दिया है। कोई डर है या चुनौती है, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, एक तो चुनौती सबसे बड़ी है कि किसी भी तरीके से सत्ता में एक बार वापसी उनको करनी है और इसको लेकर सभी तरीके के प्रयास जो है वो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। जिस तरीके से कमलनाथ ने कल कहा था कि मैं पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग रूम है उसमें बैठा रहूंगा और मैं भोपाल में ही रहूंगा, मेरा जो निर्वाचन का प्रमाण पत्र है वो मेरा बेटा यहाँ पर लेकर पहुँचेगा, मैं भोपाल में मौजूद हूँ, किसी भी प्रत्याशी को ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे को कॉल करे और मैं सीधा वहाँ पर उनके पास पहुँचने वाला हूँ। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो डर है या जिसको कह सकते हैं कि एक सुगबुगाहट जो है कि कहीं ना कहीं जो जादुई आंकड़ा है 116 का, उससे कम अगर सीटें आती हैं तो किस तरीके से विधायकों को मैनेज करना है, किस तरीके से अन्य जो निर्दलीय हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, इन सब को लेकर भी जो कांग्रेस है अब वो लग चुकी है। और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो भोपाल में ही डेरा जमाए हुए हैं। जिस तरीके से मॉनिटरिंग रूम की बात कर रहे हैं तो कई बड़े नेता हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला हो या अन्य सभी नेता, ये सभी लोग भोपाल में मौजूद हैं और एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। तो राजस्थान में गहलोत की वापसी होगी या पलट जाएगा मामला? प्रदेश में ये मुहावरा भी बहुत आम सा हो गया है कि राज बदलेगा या रिवाज। अब से कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक नजर उन मुद्दों पर जो नतीजों पर डाल सकते हैं असर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं का जमकर दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए। प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, लाल डायरी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत सरकार के काम गिनाए और दोबारा सरकार बनने पर जातीय गणना समेत 7 गारंटी को पूरा करने का वादा किया। जानकार मानते हैं कि राजस्थान जैसे राज्य में कन्हैया लाल हत्याकांड जैसे मुद्दे गहलोत सरकार की चुनावी संभावनाएं कमजोर कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि जातीय गणना का मुद्दा जमीन पर बेअसर नजर आया, जबकि केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। की बार ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है और ये बात काफी हद तक जनता के मन में बैठ गई है कि ये दोहरी नीति चल रहे हैं। इनके लिए 2 तरह की जनता है, एक ऐसा है जिसको हर हालत में तुष्टीकरण करना है और एक ऐसी है जिसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। राजस्थान की 199 सीटों पर हुए चुनाव में इस बार 74.62% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछली बार की तुलना में आधा फीसद से थोड़ा अधिक है। यहाँ भी मतदान में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के रण में राहुल गांधी देर से उतरे और प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जो रवैया अपनाया उसने कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को सामने ला दिया जो हर गुर्जर मतदाता के मन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, पायलट परिवार को मिला अपमान और विश्वासघात। जानकार मानते हैं कि गहलोत पायलट के बीच खींचतान का असर भी चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। जयपुर से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अभी आपने देखी विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट जयपुर से, और सीधे जयपुर से विशाल बैरिस्टो खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान में एग्जिट पोल के नतीजे आए और उसके बाद से जो है अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि कल देर रात तक मुख्यमंत्री गहलोत नेताओं के साथ, साथियों के साथ बैठक करते रहे। तो किस तरह की हलचल नतीजों के ठीक पहले देखी जा रही है जयपुर और राजस्थान में?
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चुटकुला है जो राजस्थान में कुछ दिनों से चल रहा है, खासतौर से ग्रामीण अंचल के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि जो डोकरे यानी कि जो बूढ़े लोग घूंघट में देख के बता देते थे कि कौन सी महिला किसकी बहू है, अब वो चुप क्यों है। चुनावी नतीजों को लेकर जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं वो भी बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा कि इस बार जो मतदान हुआ है वो पिछले बार से सिर्फ आधा फीसद ज्यादा है। मैं बहरहाल खड़ा हूँ जवाहरलाल नेहरू रोड पे, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये जबरदस्त कॉर्डन ऑफ किया गया है और घुड़सवार पुलिस वाले भी आ गए हैं। और इससे करीब 1 किलोमीटर पीछे जो है वो काउंटिंग सेंटर है, कॉमर्स कॉलेज, और आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी है। मीडिया को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो 33 जो जिला हेडक्वार्टर्स है वहां पर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, और जयपुर, जोधपुर और नागौर के अंदर 2-2 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए, यानी कि कुल 36 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे राजस्थान के लिए। 8 बजे सबसे पहले बैलेट पेपर्स खुलेंगे और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम का जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बार राजस्थान में रहा वो ये कि हर बार ये होता है कि एक बार बीजेपी रहती है, एक बार कांग्रेस रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये दावा करते रहे कि जो 7 गारंटी उन्होंने राजस्थान की जनता को दिया उसके बेसिस पे वो दोबारा सत्ता में लौटेंगे। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि जो सरकार 5 साल अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही वो कैसे ये दावा कर सकती है। बीजेपी ने भी अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर फ्रंट रनर की बात करें तो वसुंधरा राजे उसमें सबसे आगे है। ठीक विशाल, आपने दावों की बात की तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जागरूक मतदाताओं ने पूरा समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस के कैंडिडेट्स को दिया है, क्योंकि जो कांग्रेस की गुड गवर्नेंस 5 साल में रही, जो योजनाएं रही, जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, सबको साथ लेकर के किया है, तो निश्चित रूप से दोबारा यही सरकार बननी चाहिए। राजस्थान में थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि यहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। दावा बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आइए सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पे सोमेश पटेल रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सोमेश, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे वो कह रहे थे कि अब की बार 75 के पार, लेकिन अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर नजर आने लगी है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक फिजा है वो किस तरफ जा रही है और किस तरह का माहौल वहां पर राजनीतिक बना हुआ है? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 20 सीटों पर और दूसरे चरण पे 70 सीटों पर मतदान हुआ है। अगर वोट प्रतिशत की बात करूं तो 2000 में 78% रहा, 2008 में 76% रहा, 2013 में 84% रहा और 2018 में 84% रहा। 2023 की बात करूं तो 76.31% रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं शेषबहार में, जहां पर सुरक्षा के तमाम तैयारियां पूरी कर ली है निर्वाचन आयोग ने, और यहां पर 1181 अभ्यर्थियों का भाग्य का फैसला होगा। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार जो बताया गया बीजेपी और कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75 पार की बात कही है, वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने 52 से 55 सीट की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख मुद्दा रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास बताऊं, सन 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ पहला राज्य बनता है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 3 सालों के लिए अजीत जोगी बनते हैं। 2003 में बीजेपी 50 सीट में काबिज रहती है, कांग्रेस 37 सीट और बीएसपी को 2 सीट मिलता है। 2008 में भी 50 सीट। ये तो तमाम वो आंकड़े हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक जो बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें, राजस्थान में तो चलिए जो भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ हद तक भूपेश बघेल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस खुशी के पीछे का राज क्या है? लेकिन जो तमाम चीजें, और उन्होंने कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी महादेव ऐप को लेकर, तमाम ऐप को लेकर के, इसके पीछे की रणनीति क्या लग रही है? क्या उनको उम्मीद है कि पूरी तरह से जो रिवाज बदलने की बात राजस्थान में हो रही है वो छत्तीसगढ़ में होगा?
जी जरूर आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह ने महादेव ऐप का लगातार चुनावी रैली में जिक्र किया और बीजेपी ने लगातार इस मामले को घेरा है। लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा इस इलाकों में रहा। बस्तर का जो क्षेत्र है, इस इलाके में धर्मांतरण का मुद्दा रहा। इलाके में जो धर्मांतरण का मुद्दा सबसे रहा और आसपास के लोग में विवाद की स्थिति हो गई। तेंदुपत्ता का मुद्दा इस इलाके में छाया रहा। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं 75 पार का, लेकिन अब तो कुछ देर में ही पता चल पाएगा कि आखिर में छत्तीसगढ़ में किसकी कुछ देर में सभी का पता लगेगा। हैदराबाद चल लेते हैं एक बारी। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को अगर कहीं से उम्मीद दिख रही है तो वहीं से दिख रही है। ये बीआरएस के खिलाफ में ऐसा कौन सा मामला आ गया जिसकी वजह से कांग्रेस को लग रहा है कि वो अब तेलंगाना से अपनी नई राजनीति की शुरुआत कर सकती है? जी रीमा और प्रखर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो अगर बात की जाए, आपने जैसे कहा कि हैदराबाद, तो निश्चित तौर से जो कांग्रेस ने अपने 6 वचन यहाँ पे दी थी, 6 गारंटियों की बात यहाँ पर की थी, उन गारंटी को लेकर के कांग्रेस को विश्वास है को यहाँ पर अपनी जो खोई हुई जमीन है उस जमीन को पालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रीमा और प्रखर की, शनिवार का दिन यहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्मी का दिन रहा। तमाम राजनीतिक दलों ने जो बातचीत की है मीडिया से, हर कोई दावा कर रहा था कि कल जब मतगणना होगी तो हमारी जीत होगी। ऐसे में यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है रीमा और प्रखर कि रिजॉर्ट जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स भी यहाँ पर जो है सामने आई है कि अगर प्लान ए में कुछ गड़बड़ी होती है तो प्लान बी जो है कांग्रेस ने तैयार कर रखा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने जो है प्लान बी का भी बात की थी और तमाम जो दल थे वो दल अपने जो है जीत का दावा कर रहे थे। बीआरएस की अगर बात की जाए तो उनको, कांग्रेस को ये लगता है, जैसे कि आपने सवाल किया था, कि कांग्रेस की ये लगता है कि 10 साल का जो सत्ता विरोधी जो लहर है उस लहर का उन्हें फायदा मिलेगा। और साथ ही जो है उन्होंने जो गारंटियां यहाँ पर लोगों को दी है, 6 गारंटियां, उन 6 गारंटियों पर उन्हें विश्वास है कि जनता उनके साथ खड़ी होगी। रीमा और प्रखर ठीक जी, तो देखते हैं हम तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना के पहले कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों ने अब बदलाव का फैसला कर लिया है। We are hoping that Congress party, the people of Telangana, have decided for a change. I am in a very positive mood, and we will give a government with a good governance. Some of our candidates have informed us that whomever he has spoken, whomever this party people are speaking, they all have spoken to us. They have informed. We have made elaborate arrangements for all our candidates. All our party cadres will be with them. Our leaders will be with them. They are safe. We will see that they are protected. तो डीके शिव कुमार जो बात कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कुछ ही समय में अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और इसी बीच दिल्ली में भाजपा का जो मुख्यालय है वहां पर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीधे जरा वो तस्वीरें देखते हैं जश्न की तैयारियों के, जो भाजपा के दिल्ली मुख्यालय से आ रही हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि लड्डू बन रहे हैं जी, लड्डू, हलवा, समोसे बन रहे हैं, पुड़ियां तली जा रही हैं। तो लगता है कि बीजेपी का जो भरोसा है, एक राजनीति में बॉडी लैंग्वेज होती है, अब जो है मेन्यू भी देख लेना चाहिए, इससे भी एक अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। और प्रखर, ये ट्रेंड जो है बीच में बंद सा हो गया था, लेकिन अब जो वो लड्डू, हलवा और तमाम जो एक राजनीति भी बदली है सभी जगह की, वो दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं जरा अक्षर राउत जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपने हमारे संवाददाताओं को भी सुना और उनसे पहले जो राजकिशोर जी ने बात कही, आपने विमेन वोटर की बात कही, लेकिन एक बात जो हर बार चुनाव में उठती थी, इस बार जरा मैं उस पर बात करना चाहूंगी। जो पैसों की बात होती थी उसको लेकर चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा बेहद ही कड़े निर्देश दिए, वो तमाम चीजें वो दिखाई देनी अब कम हो गई हैं। तो ये एक निर्देशों का पालन अब काफी सख्ती से हो रहा है। बहुत उसके बारे में काफी चर्चा भी है और काफी काम भी हुआ है, और मैं उसको तो रिफॉर्म्स मानता हूं। अभी कई दिनों से नए नए पहल हुआ है। आप ये जान लीजिए कि अभी 2000 करोड़ का करीब सीजर्स हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं पहले की 5 इलेक्शन के सीजर के कंपैरिजन में। इसके लिए इन्होंने आईटी से करके जो एजेंसीज हैं, इनको सारे आईटी के जरिए सब कोऑर्डिनेटेड जो सीजर्स हुआ और जो इंटेलिजेंस एक्सचेंज हुआ, उससे फ़ायदा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कुछ महीनों से, कुछ दिनों से
ज़्यादा ही कुछ जो मनी पावर है उसको रोकने के लिए काफ़ी एफर्ट्स हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उनके जो अकाउंट्स को डिस्प्ले करने के पॉलिटिकल पार्टीज का उसके तरीके, अभी आपने सही कहा कि इस बार जो इलेक्शन के दौरान जो एनफोर्स हुआ है उसके बारे में भी कहा, और जाहिर है कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा सीजर्स हुए हैं, लेकिन सारे स्टेट्स में सीजर्स ज़्यादा हुए हैं। लेकिन ये जो पैसों की जो कारोबार है इलेक्शन में, ये मुझे लग रहा है कि ये मुहिम जो छेड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी तरह से और आगे आगे भी चलेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इशू है और जो टोटल ट्रांसपेरेंसी इशू है, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, उसके बारे में जितना भी करें मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी कम हो रहा है, क्योंकि उसका बहुत नेक्सस है दूसरे चीज़ों के साथ। तो आगे आगे रिफॉर्म्स तो जारी रहेगा, लेकिन इस बार जो हुआ है, और इसके बारे में मैं एक चीज बताऊंगा कि जो सी विजिल बनाया है इलेक्शन कमीशन, जिसमें कि आम आदमी जहां भी कुछ हो रहा है उसको बता सकता है और लाइव सिचुएशन पर इलेक्शन कमीशन अपना इंटरव्यून कर सकता है, इसका बहुत फायदा हुआ है। इसमें कर्नाटक में भी हमने देखा और अभी 5 इलेक्शन में भी देखा, और जो इतना सीजर्स हो रहे हैं, इतना सारे पकड़ा जा रहे हैं, चाहे ड्रग्स हो, फ्रीवीज के बारे में आपने कहा, या प्योर कैश हो या मेटल्स हो, इसके बारे में जो सक्सेस है इसका सी विजिल को भी एक श्रेय मिलता है, जबकि लोगों की भागीदारी, क्योंकि एमसीसी और पैसा दोनों चीज का वायलेशन अगर कहां हो रहा है उसके लिए लोगों को जोड़ के प्रबंधन करना ये एक नया चीज है और इसमें काफी सफलता मिला है। लेकिन ये दौरा जो है जारी रहेगा, क्योंकि मसल पावर जो है वो तो कंप्लीटली आउट है, लेकिन पैसों की जो पावर है इसके लिए जो जर्नी है इसमें लेजिस्लेशन भी बनना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी, जुडिशियरी सबको अपने आप में इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रखर, और ये चीज तो हमने तेलंगाना में भी देखी कि लगातार चाहे वो बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, सबकी एक तरीके से चेकिंग हो रही थी। और ये तस्वीर एक बार फिर से जरा देखते हैं, लगातार जश्न, अभी तो नतीजे आने शुरू भी नहीं हुए, लेकिन ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर अभी से ढोल नगाड़े एग्जिट पोल के बाद ही बजने शुरू हो गए। और पीछे भी देखिए प्रखर, जो पोस्टर बैनर दिख रहे हैं, जीत का जश्न, जीत होती है तो क्या होगा। असल में ये इसके पीछे रीमा मुझे लगता है ना कि जो कार्यकर्ता जो वहां पर पोलिंग बूथ पर रहते हैं उनका उत्साह बढ़ाए रखने के लिए भी ये सब किया जाता है, बिल्कुल, जिससे कि हथियार ना डाल दे पहले से, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कई बार किसी पार्टी के जो है वो कार्यकर्ताओं के हौसले कम हो जाते हैं। राजकिशोर जी, आप लंबे समय से राजनीति को कवर करते रहे, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें या हम इस पूरे जो भी चुनाव अभी तक हुआ है, प्रचार जो हुआ है, आपकी नजर में सबसे दिलचस्प चुनाव कौन सा रहा और कौन सा वो एग्जिट पोल का नतीजा है जिसने आपको चौंकाया? देखिए, वैसे तो चूंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हमें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 230 सीटें, फिर 200 के करीब सीटें राजस्थान की हैं, फिर छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ की राजनीति बहुत कवर करने का मौका मिला। लेकिन तेलंगाना का जो एग्जिट पोल आया है प्रखर, वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है मेरे लिए, क्योंकि देखिए टीआरएस या बीआरएस, तेलंगाना अगर जन्म ले पाया तो उसमें केसी चंद्रशेखर, केसीआर की पूरी भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस के राज्य में बना था, कांग्रेस ने उसको बनाया। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन थी, दोनों क्रेडिट लेते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन उसके बाद आप याद करिए, आज से 6 महीने पहले तक वहां पर लगता था कि बीजेपी वर्सेज टीआरएस हो रहा है, तब बीआरएस शायद नहीं बनी थी। उसके बाद जैसे ही वो बीआरएस बनी, बीजेपी एकदम से नेपथ्य में आती चली गई और कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद, अभी डीके शिव कुमार को आप दिखा रहे थे, उनके नए संकट मोचक कहे जा रहे हैं, पहुंच चुके हैदराबाद, और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जिसकी बात की गई, वो सारी चीजें भी वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो ये एक मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था, और मुझे लगता है कि तेलंगाना के जो नतीजे हैं ना, वो पूरे देश में लोकसभा चुनाव में एक खास वर्ग का या समुदाय का ट्रेंड किस तरीके से बदल रहा, चूंकि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी हैं, एआईएमआईएम है, लेकिन उसके बाद भी अल्पसंख्यक वोटरों का अगर रुझान पूरी तरफ से कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो ये एक नया ट्रेंड सेट करने वाला हो सकता है, जिसके नतीजे बहुत आगे तक जाएंगे। क्या आपको छत्तीसगढ़ को देखकर नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जब शुरुआत हुई तो 75 के पार बार बार बात कर रहे थे बघेल, और 15 के आसपास बीजेपी को माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने लीड ली है वहां पर, अब हमें जो नजर आ रहा है, कम से कम ये लगता है कि हो सकता है कि ये बहुत कांटे की टक्कर जो किसी भी तरफ जा सकती है अगर एग्जिट पोल जरा सा भी गड़बड़ हो गए तो। नहीं, बिल्कुल, पिछली बार आप देखिए ना एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल बिल्कुल पूरी तरीके से पलट गए थे। भूपेश बघेल को इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा किसी को नहीं लगा था। और अगर आप देखें तो ये मामला तो मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में भी पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस बढ़त पर जा रही, लेकिन वहां पर कमल या कमलनाथ इसको लेकर बड़ी चीजें, लेकिन अभी वहां पर भी ऐसा लग रहा, सारे जो ज्यादातर अनुमान है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई
दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखते, आज वो भले भी कुछ कर रहे हो, लेकिन महादेव ऐप वाला जब मामला सामने आया है उसके बाद वो कैसे नेपथ्य में चलेगा, और कांग्रेस को टीएस सिंहदेव को क्यों आगे लाना पड़ा, जिस व्यक्ति को पहले वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और ये तय हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेश बघेल ने नहीं बनने दिया। राजकिशोर जी, मैं अक्षय राउत जी के पास जाऊं, लेकिन इसी से जुड़ा क्योंकि एक सवाल बार बार मन में आ रहा है। इस बार शुरू से लेकर अब तक, और खासकर जब एग्जिट पोल आ चुका है उसके बाद से, आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है? शायद उसको करो या मरो वाला कुछ दिखाई दे रहा हो। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय से ये तो समझ में आ चुका है कि अब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है, क्योंकि इस समय जो सरकार केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जो टीम है, इनके सामने आप बैठकर आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ एक बार वो आ जाते एक बार हम आ जाते, चूंकि सतत लगातार कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं, योजनाओं पर योजनाएं। जो बात अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि फ्री वीज और इसकी बात हो रही थी, क्यों इतना ज्यादा पैसा जो पकड़ा जा रहा, पैसे का ट्रेंड कम हो रहा, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वेलफेयर स्टेट बनते जा रहे हैं तमाम लोग। हाँ। सरकारों ने जिस तरीके से सीधे सीधे, या केंद्र सरकार ने जिस तरीके से किसानों की जेब में पैसा डालना शुरू किया, जिस तरीके से उज्ज्वला योजना आई, जिस तरीके से जो है आवास मिलने शुरू हुए, तो ये जिस तरीके से सीधे लोगों को मिल रहा है, तो लोगों को भी समझ में आने लगा कि भाई ये तो जो हमें रिश्वत के रूप में वोट के बदले जो कैश फॉर वोट दिया जा रहा है वो नहीं चाहिए, हमें हक दीजिए। बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अक्षय जी, क्योंकि जो बात राजकिशोर जी कह रहे हैं, युवा मतदाता, इस बार सबकी नजर अगर महिलाओं के बाद किसी पर थी तो वो युवाओं पर थी। मध्य प्रदेश में तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइमर्स, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ये जो फ्रीबीज की बात है, क्या आज का युवा जो है वो इन सब चीजों के प्रति अट्रैक्ट होता है और उस आधार पर वोट देने जाता है, या फिर उसको विकास और तमाम नेता, बेरोजगारी उसके लिए मुद्दा होता है, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे उसके लिए हैं? आपने सही जिक्र किया, लेकिन उसके पहले मैं राजकिशोर जी की बात पर जस्ट थोड़ी सी जोड़ूंगा, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल आपकी आज की काउंटिंग को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया है। और इलेक्शंस जो हैं दावा हो और कॉम्पिटिटिव हो, कॉम्बैटिव भी हो, वो अच्छा है, उसमें भागीदारी भी रहता है और लोगों को एजेंडा पेश करने को मौका मिलता है, लेकिन अब्यूज भी नहीं हो। लेकिन कभी कभी हमने देखा है, कर्नाटक में तो बहुत खराब था, इस बार तो बेहतर रहा है। और 24 के बारे में मैं सोचता हूँ, ये जो मॉडल कोड का जो एप्लीकेशंस हैं और लोगों का जो एक दूसरे का पार्टी का जो सम्मान रहना चाहिए, पर्सनल चीजें उठाना नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमी आया है। शुरुआत में लग रहा था ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्लटर थोड़ी सी बढ़ा, फिर भी ओवरऑल इलेक्शन कमीशन की ये रहा है, साथ रहा है, जब से 1962 से शुरू हुआ मॉडल कोड, तब कि ये एक एनफोर्समेंट का अच्छा जरिया है और चल रहा है। मेरा उम्मीद है कि 24 में जैसे ये और सख्त हो और ये और भी प्रखर हो, क्योंकि और पॉलिटिकल पार्टी उसको रेस्पॉन्ड करें। बाकी रीमा जी अभी जो बता रहे थे यूथ के बारे में, एक चीज हमें भूलना नहीं चाहिए कि 5 इलेक्शन में टीनेजर 60 लाख जुड़े हैं, टीनेजर्स 60 लाख, और उसमें 15 लाख इसीलिए जोड़ पाए क्योंकि पार्लियामेंट में जो कट ऑफ पहले था कि एक ही कट ऑफ है जनवरी 1, उसमें 4 कट ऑफ बनाया। ये रिफॉर्म्स को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और उसके लिए 15 लाख जुड़ गए, टोटल तो 60 लाख है। अगर 60 लाख आपका टीनेजर वोटर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम, और रिमा जी ने कहा, तो उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे वुमेन का एजेंडा बना, यूथ का भी एजेंडा बना, आप उसको फ्रीबी कहे या वेलफेयर कहे, तुम्हारा फ्रीबी मेरा वेलफेयर तुम्हारा फ्रीबी, इस तरह का एक होगा, तो बहुत विवाद चला है। लेकिन इनको अगर डायरेक्टली लगेगा कि हमारे लिए कुछ बन रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ दे रहे हैं जो हमारा भविष्य को सिक्योर कर रहा है और हमें आगे बढ़ने का, जैसे कि बोलता है ना, नई भारत नई भविष्य, उसके लिए अगर ले रहा है और हमें एम्प्लॉयमेंट है, हमारा इनकम है और हमें एजुकेशन हमारा ठीक है, तो युवा उत्साहित होता है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो नेशनल वोटर्स डे बना हुआ है जनवरी 25 में, जो इलेक्शन कमीशन का खास करके इनिशिएटिव है कि नए यूथ, नए वोटर्स, अभी तो 17 साल के लोगों को भी जोड़ रहे हैं। आपको पता होगा 18 साल से वोटिंग शुरू होता है, लेकिन 17 साल के लोगों को पहले, बच्चों को, टीनेजर्स को जो बोले, तो उनको लाइन कर लेते हैं इलेक्टोरल लिस्ट में। सो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और जो पार्लियामेंट ने जो बनाया, जो कानून की 4 कट ऑफ पॉइंट है, उससे काफी फायदा हुआ है, और यूथ का जोड़ना इलेक्टोरल रोल में और टर्नआउट में दोनों बढ़ रहा है। और आपको याद होगा, पहले लगा था कि जैसे कोई इलेक्शन हो रहा है, मतलब जो
बूढ़े बुजुर्ग लोगों का काम है। हाँ। आजकल यूथ उसको फैशनेबल मानता है, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। सेल्फी देके अपना सोशल मीडिया जगह जगह बनाएगा। प्रखर, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में इस बार एक मध्य प्रदेश नया, से आता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का दौरा सबसे ज्यादा आपने किया इस पूरे चुनाव के अंदर। यही तो भारत और लोकतंत्र की पहचान यही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो अक्षय जी ने बात कही, युवा मित्रों को इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने प्रोत्साहन दिया तो वो मध्य प्रदेश में एक बनता हुआ दिखाई दिया। शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को मित्र बनाया, उनके लिए स्कीम्स को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज जो दिखाई दी प्रखर, ये काफी अहम थी। और राजकिशोर जी, यही मेरा आपसे सवाल है कि ये जो एक कुछ नई योजनाएं चलाने की कोशिश है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, उसका फायदा भी उनको पिछली बार भी मिला था और इस बार भी लगा। मैं रीमा के सवाल में थोड़ा सा एड ऑन कर देना चाहता हूं कि जो कहते हैं ना कि लाडली बहना योजना जो है जिसको गेम चेंजर ट्रम्प कार्ड माना गया, लेकिन 21 ऐसी और योजना है शिवराज सिंह चौहान की जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। तो जो मामा की छवि जो उन्होंने इतने सालों में बनाई हुई है, वो वक्त आ गया है कि जब इतना मुश्किल समय आया तो महिलाएं उनके लिए सामने आती दिखाई दे रही। कम से कम एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रखर। और रीमा जी, दरअसल मुझे लगता है कि मुझे शिवराज चौहान से पहले जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब हम लोग शुरुआत में जब जाते थे तमाम राज्यों में, तो जो महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी पे युवा रिलेक्टेंट था। को हो नृप हमें कहानी, ये भाव अंदर आ गया था कि अरे ये तो नेता हैं, नेताओं के बारे में हम क्या करेंगे, इस तरीके का भाव आ रहा था। जी, एक मिनट में आपको रोकूंगा। बिल्कुल। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी और इसमें सिर्फ 12-13 मिनट बचे हैं। चारों राज्यों में मतगणना की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अब से कुछ 11-12 मिनट बाद जो है वो गणना शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट के साथ गणना की शुरू होगी। इसके बाद फिर ईवीएम खोली जाएंगी और 9 बजे के बाद आसपास से जो है कुछ रुझान आना शुरू हो जाएंगे चारों राज्यों से। और ये भी बता दें कि सटीक और विश्वसनीय अगर आपको नतीजे चाहिए और वो देखने हैं तो आप डीडी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और इन सब के बीच आपको एक बार फिर से भोपाल लिए चलते हैं जरा, क्योंकि भोपाल से कुछ खास तस्वीरें भी आ रही हैं और भोपाल में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जरा सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं उन तस्वीरों के जरिए। दीपक जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ है। दीपक, अभी आपके पास जाने से पहले हम चर्चा शिवराज सिंह चौहान की कर रहे थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त वो लीडर उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर जाएं तो फिर ऐसा लग रहा है कि 4 बार के बाद अगर इतना ज्यादा अगर बहुमत के साथ वो सरकार बना पाते हैं तो क्या सुगबुगाहट है और कमलनाथ जी की तरफ से क्या आ रहा है? दीपक, देखिए रीमा, बिल्कुल जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो अभी जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था, उस समय पे जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को एक बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट किया गया और जिस तरीके से जो लाडली बहना योजना जो है उसका जो लाभ जो बहनों को मिला है, उसने कहीं ना कहीं एक पूरा गेम चेंज किया है। इससे पहले जो सुगबुगाहट चल रही थी वो ये चल रही थी कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल हैं या प्री पोल्स जो सर्वे आ रहे थे वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब एकदम से माहौल बदला तो ये कहीं ना कहीं उस लाडली बहना योजना का हो या जो युवाओं के लिए जो योजना उन्होंने सीखो कमाओ जो योजना है उसको यहाँ पर शुरू किया है, इन सबका कहीं ना कहीं असर जो है वो इस पूरे चुनाव पर नजर आया है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फायदा शिवराज सिंह चौहान को भी होता हुआ यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए दीपक, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये बिल्कुल तय है कि जो लाडली बहना योजना थी इसने गेम चेंजर साबित हुई। जब से शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करी तो पूरा जो है बीजेपी का जो एक 360 डिग्री जो इसको कहते हैं वो चेंज हो गया। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने भी इसी की नकल के अंदर जो नारी सम्मान योजना शुरू करने की बात की थी, जिसमें 1500 रुपए तक देने की बात की गई थी, जबकि शिवराज 1200 रुपए दे रहे थे। तो वो क्या वजह थी कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को शिवराज पर भरोसा नजर आया लेकिन कमलनाथ के वादे पर भरोसा नजर नहीं आया, अगर हम एग्जिट पोल के आधार पर अगर ये बात करें तो?
देखिए प्रखर, सबसे बड़ी चीज़ होती है वादे करना और उस वादे को निभाना। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो राशि है वो महिलाओं के खाते में पहुंचा दी, एक तो महिलाओं को इस चीज़ को लेकर भी लगा कि जब यहाँ पर शिवराज सिंह उसको खाते में पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस के वादों की अगर बात की जाए तो पिछले चुनावों में हमने देखा था कि जिस तरीके से बहुत बड़ा इसको लेकर एक इशू उठा कि किसानों का जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा है उसका वादा किया गया, 10 दिनों में कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं होता है कि वादे कहीं अलग हैं और जो हकीकत सामने नजर आ रही है उसका कहीं ना कहीं जो फर्क है वो लोगों को नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो मेन वीआईपी सीट्स है, अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और 9 बार के सांसद हैं, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो उम्मीदवार है नरेंद्र सिंह तोमर। दिमनी विधानसभा सीट ये से बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला कृषि मंत्री, ये सीट बहुत अहम होने वाली है इस बार, क्योंकि कई सारी उठापटा की सीट को लेकर चली थी, तो इन उम्मीदवारों पर निगाहें हैं। प्रखर, इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं और इन्हें खास तौर से नरसिंहपुर चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। और खास बात है कि प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने क्षेत्र के अलावा छिंदवाड़ा के अंदर भी चुनाव प्रचार किया। और फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा सीट, बीजेपी ने इस बार जो एक अपना अलग रणनीति अपनाई थी, उन सबके ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सीट के बारे में बता दूं रीमा कि निवास सीट पर इनके छोटे भाई पिछली बार चुनाव हार गए थे और ये सबसे कद्दावर नेता, मालवा के सबसे कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय। चलिए हम ये तस्वीरें तो दिखाते रहेंगे, एक बार रायपुर में चलते हैं। नीरज हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी नीरज और हमारे सभी सहयोगी जो तमाम जगहों पर हैं कि हम एनालिसिस तो आज दिन भर करेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत अहम है। और नीरज, आपके पीछे तो हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा सा बैनर भी लगा हुआ है, क्या बैनर है और तस्वीरों से जरा शुरुआत करें, क्या हलचल है? देखिए बिल्कुल रीमा, इस समय मैं बीजेपी मुख्यालय हूं और रायपुर में, और चूंकि जो ऑफिस है वो खुल गया है और कुछ एक जो लोग हैं वो ऑफिस के अंदर आना शुरू भी हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब ईवीएम से मतगणना शुरू होगी उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनेगी। पिछली बार अगर देखें 2018 में भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर जीती थी, उसके बाद अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में से किसी की भी जो सरकार है वो बन सकती है। लेकिन रीमा और प्रखर, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड्डुओं का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक हलवाई से हमने बात भी की, उसका ये कहना है कि ऑर्डर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों से मिला है, लेकिन इस बार जो मिठाई वाले हैं उन्होंने ये शर्त रख दी है कि ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, पूरा पेमेंट दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर दे देते हैं लेकिन नहीं, तो ऐसा तो नहीं है नीरज कि आपस में पार्टियों ने तालमेल कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। नीरज, इसमें आपने जो लड्डुओं वाली बात की कि लड्डुओं का ऑर्डर हो गया और ऑर्डर वापस नहीं होगा, और इसी वजह से जो माना जा रहा है कि लड्डू अगर बीजेपी बनने के लिए दे रही है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है बीजेपी को। क्या इसके पीछे हम मानते हैं कि जो बीजेपी 15-20 सीटों तक चल रही थी आज से 1 महीने पहले, जब मैं भी छत्तीसगढ़ में था तो मैंने भी देखा था कि बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब से महतारी वंदन योजना का जो ऐलान बीजेपी करती है, जो वादा करती है कि हम महतारी वंदन योजना देंगे, उसके बाद से बीजेपी की जो है वो एक अलग गियर में बीजेपी का जो है प्रचार और पूरा जो है चुनावी समीकरण बदलना शुरू हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा नीरज? देखिए बिल्कुल, और रीमा जो आप कह रही थी वो फ्रेंडली मैच नहीं है, निश्चित तौर पर मुकाबला कड़ा है और एग्जिट पोल भी बताते हैं। प्रखर, आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत में जिस तरीके से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी आज से 1-1.5 महीने पहले जब यहाँ पर कैंपेन शुरू हुआ, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को यहाँ पर पेश किया, प्रधानमंत्री की तमाम जो रैलियां हैं वो हुई, इसके अलावा आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार की जो तमाम योजना है उसका उन्होंने जिक्र किया और उन योजनाओं का जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को मिला भी। इसके अलावा केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो यहाँ करप्शन की भेंट चढ़ी हुई हैं, जो योजनाएं गरीबों तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची, और इस बात का जब जिक्र भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो भी देखने को मिला। और इसके बाद करप्शन और जो महादेव सट्टा ऐप, राज्य सरकार चाहती थी तो उस पर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं की गई और महादेव सट्टा ऐप के जो
ऑनर है, कथित ऑनर, उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने भूपेश बघेल तक पैसा पहुंचाया। तो ये तमाम चीजें थी जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में वहां पर रायपुर में है, अभी तो पीछे सन्नाटा सा ही है, हो सकता है धीरे धीरे आपने कहा कि लोग अब आने शुरू हुए। एक बार जरा हैदराबाद के रंगों की तरफ चलते हैं। धीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैदराबाद से सीधे जुड़ रहे हैं। धीरज, ये पीछे तेलंगाना राष्ट्र समिति का कोई बैनर है क्या जहां आप खड़े हैं, या आप उनके मुख्यालय के और कार्यालय के बाहर हैं? क्योंकि वहां पर तो इस बार मंदिरों को लेकर, कार्यालयों को लेकर पूरी तरह से जो कैंपेन रहा बीआरएस पार्टी का, उन्होंने यही दिखाया कि उन्होंने पूरी तस्वीर और एक तरीके से नया हैदराबाद और नया तेलंगाना सबसे ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पीछे की जो तस्वीरें हैं, मैं अभी आपको ये बता दूं कि अभी हम बीआरएस के दफ्तर में मौजूद हैं और बीआरएस के दफ्तर में अभी नेता और कार्यकर्ता का आना बाकी है। हालांकि हमारे पीछे जो तस्वीर है, उन तस्वीर में एक यहाँ के जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, इन तस्वीरों में युवा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ताजपोशी करते हुए दिखाया है। हालांकि 8 बजे जबकि यहाँ मतगणना शुरू होगी और 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद ही तय पाएगा कि जबकि पहले बैलेट शुरू होगा और उसके बाद जबकि मतों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो तेलंगाना की सत्ता किसके पक्ष में जाती है। पीछे वो टैटू दिखा रहे हैं जो उन्होंने केसीआर का बना रखा है। आपने कही विकास की, तेलंगाना जो तेलंगाना में जो बीआरएस की पार्टी थी, उनका पूरा का पूरा फोकस ये रहा कि कैसे जनता को विकास के मुद्दे पर लाया जाए, कैसे विकास के मुद्दे पर राजनीति हो। और उन्होंने जो जनता के सामने जो दावे किए थे, उन दावे पे वो कितना खरे उतरे और जनता उनके दावों को कितना समझ पाई है, ये तो भी बताना मुश्किल है। लेकिन इतना जरा एक बार उस पर आते हैं। धीरज, आपके पीछे जो पोस्टर लेकर खड़े हैं, ये कहा जा सकता है कि जो तेलंगाना में जो मुकाबला करा है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी तरफ बीआरएस है। धीरज, आपके पीछे जो पोस्टर लेकर खड़े हैं, उन्होंने एक टैटू बना रखा है केसीआर का। वो आपके कहने पर उन्होंने दिखाना शुरू किया है या उनका स्टाइल ही है ये? बिल्कुल, देखिए इनके चेहरे पे ये इन्होंने जो बैनर लगा रखा है, इस बैनर पे बीआरएस के जो नेता हैं उनकी तस्वीर है जी। और इन्होंने जो अपने जो शरीर पे जो टैटू लगा रखा है और टैटू के साथ वो अभी जीत का वो साइन भी दिखा रहे हैं कि ठीक है धीरज, हिसाब से बीआरएस जीत रही है। धीरज ये बताइए, 8 बजे के बाद से आना शुरू होगा, 8 बजे से बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद लगभग 8:30 बजे से ईवीएम खुलेगा और उसके बाद जबकि गिनती शुरू होगी तो गिनती शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस बार में तेलंगाना की तस्वीर क्या है। जबकि चारों राज्यों में मतगणना की शुरुआत होगी, 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी और उसके बाद से 8:30 बजे के आसपास ईवीएम खुलने शुरू हो गए। चारों ही राज्यों जिनकी हम बात कर रहे हैं, सबकी निगाहें लगी हुई हैं और मतगणना को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब 1 ही मिनट बचा है, 1 मिनट बाद 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होने वाली है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, चारों ही राज्य इस बार कहा जा रहा है 2024 को लेकर सेमीफाइनल है ये चारों राज्य, और इसको लेकर जो भी नतीजे आएंगे, सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे आप सीधे डीडी न्यूज पर देखेंगे। काउंटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है। प्रखर, बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि दूरदर्शन न्यूज सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे बताएगा, इसलिए पूरे समय दूरदर्शन न्यूज के साथ, डीडी न्यूज के साथ आप बने रहिए। हम आपको पल पल की अपडेट देंगे और जो भी अपडेट देंगे उसके पीछे ये गारंटी है कि वो नतीजा और वो रुझान पूरी तरह से सही होगा। ये डीडी न्यूज की गारंटी है। और बस अब घड़ी की सुइयां 8 बजे तक पहुंच गई हैं। पोस्टल बैलेट की गणना लगभग अब शुरू होने वाली है और इसीलिए जिस बात का इंतजार था अब वो, क्योंकि कल की रात ऐसी थी जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि जब काउंटिंग डे होता है उससे एक दिन पहले बहुत सारे लीडर्स को नींद नहीं आती है, पूरी रात वो सिर्फ तैयारियों में लगे रहते हैं और गणना को लेकर किस तरीके की बात हो सकती है, किस तरीके की तैयारी हो सकती है, उन सब में लगे रहते हैं। और अब 8 बज गए हैं, पोस्टल बैलेट की गणना
शुरू हो गई है। शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की कर रहे हैं और ये आप स्क्रीन पर लगातार अब रुझान जब आने शुरू होंगे वो आप लगातार देखेंगे। एक तरफ आप मध्य प्रदेश के रुझान देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, ये रुझान लगातार आने शुरू हो रहे हैं और मतगणना चारों राज्यों की अब शुरू हो गई है। बिल्कुल, और ये सत्ता का सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है। आप कह सकते हैं कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं पूरे देश भर में, उसका ये सेमीफाइनल, और इस वक्त 8 बज रहे हैं घड़ी में और इन चारों राज्यों में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। इसे आप कह सकते हैं कि सत्ता के सेमीफाइनल का टॉस हो गया है और टॉस के बाद अब मैच शुरू होगा। नतीजे क्या होंगे, आगे पीछे किस तरह से सब चीजें होंगी, वो हम आपको डीडी न्यूज पर लगातार दिखाएंगे। और थोड़ी देर में अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, शुरुआती रुझान प्रखर, और लगभग आधे घंटे का ये समय होता है जब पोस्टल बैलेट की बात होती है और उसके बाद ईवीएम तक जाते हैं। तो मध्य प्रदेश, इसमें आप अपने दर्शकों को साफ कर देना चाहते हैं। देखिए ये लाइव तस्वीरें आप पहले देखिए, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतों की गिनती शुरू हो गई है और इस वक्त पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें, जहां पर की पोस्टल बैलेट की गिनती अब शुरू हो गई है और तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच अब ये गणना जारी है। देखिए, पोस्टल बैलेट में हमेशा याद रखना चाहिए कि जब ये पोस्टल बैलेट की जब गिनती शुरू होती है तो ये हाथों से इसकी गिनती की जाती है, मैन्युअली गिनती की जाती है। तो भले ही संख्या काफ़ी कम होती है, बहुत तादाद नहीं होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है और उसके बाद फिर ईवीएम की गणना शुरू होती है। तो हम जब देखते हैं कि कई माध्यमों पर जब बहुत तेज़ी से रुझान दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। डीडी न्यूज़ पर जो भी दिखाया जाएगा, आजकल गारंटी शब्द बहुत चल रहा है चुनाव प्रचार में, तो डीडी न्यूज़ इस वक्त ये गारंटी ले रहा है कि जो भी आप नतीजे या रुझान देखेंगे वो पूरी तरह से सही होंगे। रीमा, बिल्कुल, और मैं जरा राजकिशोर तिवारी जी को लेकर आना चाहूंगी। राजकिशोर जी, क्योंकि हमेशा ही पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है और इसको लेकर पहले ये होता था कि जो सेना में लोग हैं या फिर जो रिटायर्ड लोग हैं उनके यहाँ से शुरुआत होती थी पोस्टल बैलेट की। इसको लेकर थोड़ा सा मुझे बताइए इसकी अहमियत और खासकर कितना समय लगता है इन सब तरीकों में। इस पर आऊँ, बस एक बात जो बार बार आप लोग बात कह रहे हैं डीडी न्यूज़ की गारंटी पर, तो दर्शकों को मैं ये कह सकता हूँ, चूंकि मैं टीवी चैनल्स में भी रहा हूँ, जी बिल्कुल, आपका एक लंबा अनुभव है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्क ये है डीडी न्यूज़ की गारंटी में, डीडी न्यूज़ की गारंटी रुझानों को लेकर उस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं, बाकी न्यूज़ चैनल्स में वो घोषणाएं होंगी, वादे होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर यकीन कर सकते हैं कि जो आंकड़े होंगे वो बेहतर होंगे। बाकी रीमा, जो प्रश्न आपने पूछा कि किस तरीके से इनकी गिनती शुरू होती, तो आपने देखा कि जिस तरीके से पहले तो वो अंतर्देशीय टाइप के उनको खोला जा रहा है, खोल के पेटी में डाला जा रहा है। पहले निश्चित तौर पर प्रखर आपको याद होगा कि ये देखने में 4, 5, 10 वोट दिखाई पड़ते थे, लेकिन अभी ये नंबर इतना तो हो गया है कि अगर मामूली मार्जिन से मुकाबला फंस रहा है। इसके बारे में कहा जाता है राजकिशोर जी कि जो ये जो पोस्टल बैलेट रहते हैं, नॉर्मली सरकारी कर्मचारी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने मतदान के लिए। तो इससे जो भी एक नतीजा आता है, एक छोटा सा सैंपल तो ये निकल कर आता है कि जो उस राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं वो किस दिशा में सोच रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या इससे ये भी एक आकलन लगाया जा सकता है? निश्चित तौर पर जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं, आप इनको जैसे वो जो चावल, आपके चावल के 2 दाने निकाल कर आप जिस तरीके से पता करते हैं कि चावल पके या नहीं पके, उसी तरीके से इससे आप वो समझ सकते हो। और ये नंबर मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पर बहुत मामूली मार्जिन से जीत और हार का फर्क हो, तो वहां पर पोस्टल बैलेट आज और मध्य प्रदेश उसी तरह का राज्य है कि मध्य प्रदेश में तो जिस तरह से हमने देखा पिछले चुनाव में कि रीमा, बीजेपी भले ही सीटों में कम थी लेकिन उसके पास वोट ज्यादा थे जी। जब आप मध्य प्रदेश में गई तो आपने इस बार देखा कि कुछ परिवर्तन होता नजर आ रहा है कि वैसे ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी? नहीं, इस बार तो बड़ा दिलचस्प ये दिखाई दिया कि दिल्ली में बैठकर सब लोग बात कर रहे थे प्रखर कि कांटे की टक्कर है या, लेकिन जब मैं जहां गई वहां पर मैंने देखा महिलाएं एक तरफा शिवराज सिंह चौहान के फेवर में दिखाई दे रही थी। कहीं पर भी मुझे महिलाओं में कोई रोष या फिर कोई नाराजगी दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ युवा जो थे वो भी फ्रीबीज के खिलाफ बात कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो बात नैरेटिव बनाने की कोशिश थी, अब पता नहीं, अब ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अब तो जब रुझान ही आने शुरू हो गए हैं तो फिर बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत थी वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर था कि बहुत दिनों से ये सब चल रहा है। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं, प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी उनके प्रवक्ता भी लगातार जुड़ने शुरू होंगे। लेकिन अब प्रोफेसर सुधीर जी,
आपके आने से पहले जो शुरुआती बात चल रही थी, क्योंकि ईवीएम को लेकर बात है, ईवीएम के पर अब 8:30 से शुरू हो जाएगा, लेकिन आप इन चारों राज्यों के इस बार जो सेमीफाइनल जिसकी बात हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये सेमीफाइनल है। राज्य के चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते हैं। आप देखें कि पिछली बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस की थी, और लेकिन बीजेपी ने लगभग सारी सीटें लोकसभा की कुछ महीनों के बाद ही जीत ली। बिल्कुल। तो ये क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रीय आधार पर लड़े जाते हैं। जरूर एक थोड़ी सी नैरेटिव बनेगी, लेकिन मुझे लगता है गठबंधन के लिए नैरेटिव जरूर बनेगा सुधीर जी, इसीलिए वही लोग सेमीफाइनल कह रहे हैं इसको, कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत होगा उसमें या फिर कि कम होगा, इसको लेकर बात चल रही है। देखिए, जो 2019 का लोकसभा हुआ उसके जस्ट कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी, लेकिन लोकसभा में उलट गया मामला। तो लोकसभा में और विधानसभा में वोटिंग पैटर्न अलग होता है, वही जनता अलग अलग मत करती है। आप दिल्ली में देख लीजिए, 2013, 2015, 2020 केजरीवाल जीते आम आदमी, लेकिन लोकसभा में 7 सीट 14 और 19 में बीजेपी जीत गई। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में जिस पार्टी की भी जीत होती है थोड़ी सी एक उत्साह जरूर आएगी, लेकिन ये नहीं है कि जो विधानसभा जीतेगा वही लोकसभा उसी जगह पर जीत सत्ता का सेमीफाइनल इस लिहाज से भी हो सकता है कि एक बड़ी दिलचस्प जो घटना मध्य प्रदेश के चुनाव में हुई कि समाजवादी पार्टी ने महज 7 सीटें मांगी थी कि हमें 7 सीटें आप दे दीजिए और गठबंधन कर लीजिए, लेकिन इंडिया अलायंस को जो झटका लगा वो 7 सीटें नहीं दी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने, बदले में समाजवादी पार्टी ने 170-171 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उठा लिए। तो हम सिर्फ वोटों के आधार पर या नतीजों के आधार पर नहीं, जो कैलकुलेशन बन रहे हैं उसके आधार पर भी सत्ता के सेमीफाइनल की बात करते हैं। मैं एक बात यहां पर और आपसे कहना चाहूंगा कि तेलंगाना के अंदर का कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आता है तो उसने हराया किसको? अगर उसने हरा दिया तो उसने एक विपक्षी दल को हराया है। तो कहीं ना कहीं हम अब जब पूरा आकलन करते हैं तो हम एक तस्वीर, बड़ी तस्वीर जो लेते हैं उससे कहीं ना कहीं में अगले 6 महीने या 7 महीने का एक अंदाजा लगता है। देखिए, ये तेलंगाना का सिचुएशन है थोड़ा सा अलग है मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना में, जहाँ की बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जो राव साहब के नेतृत्व में है बीआरएस, उसके बीच में लड़ाई है। तो अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस का जो अलायंस है उस पर भी असर पड़ेगा। ये इंडिया अलायंस पर जो बात हो रही है, जाहिर तौर पर कौशल कांत मिश्रा भाजपा प्रवक्ता कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी अमरीश रंजन पांडे जी जुड़ेंगे। उन दोनों से तो हम जानकारी लेंगे ही, लेकिन ये इंडिया अलायंस की तो बात हो रही है, लेकिन जो प्रखर ने बात की वो अलायंस फिर कैसा अलायंस है? राजकिशोर तिवारी जी, एक तरफ अखिलेश यादव अलग हैं, अरविंद केजरीवाल अलग थे, नीतीश कुमार तक जो नींव रखने के लिए जाने जा रहे थे इस अलायंस की, उन्होंने तक कह दिया कि कांग्रेस तो नॉन सीरियस पार्टी है। तो इसलिए ये सेमीफाइनल की बात हम लगातार कर रहे हैं कि इनके लिए क्या ये सेमीफाइनल है? देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको ना भारतीय जनता पार्टी सूट करती है ना ही कांग्रेस सूट करती है। मजबूत जब भारतीय जनता पार्टी होने लग गई तो उसके साथ में क्षेत्रीय दल जो उनके साथ में थे वो छिटकने लगे। कांग्रेस, बात आपके साथ मैं एक डिबेट में था, उस समय भी मैं कह रहा था कि जो एंटी बीजेपी न्यूक्लियस बनने की क्या कांग्रेस में कुव्वत है, क्या वो सबको साथ लेकर चल सकती है क्या? ये बार बार ये प्रश्न उठता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके ज्यादा सीटें लेने के बाद भी नीतीश कुमार को, जैसे बिहार में उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था, इस तरीके से बड़े भाई की भूमिका वहां पर दे दी। शिवसेना के साथ भी उन्होंने यही काम किया महाराष्ट्र में। लेकिन क्या कांग्रेस इस तरीके का कदम उठाएगी? निश्चित तौर पे कांग्रेस अगर बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में, जैसा उनको लगता है, जैसा उनके नेताओं को लगता है, अगर वो जीतते हैं तो आप मान के चलिए कि इंडी जो गठबंधन है उसका भविष्य और ज्यादा खतरे में जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे 2 राष्ट्रीय दलों का जो आविर्भाव होता है उसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम होती चली जाती। इस समीकरण को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर आने वाली है, जो बात मध्य प्रदेश को लेकर अभी प्रखर जी ने उठाई, इससे पहले जो आपने इंडी गठबंधन को उठाई कि अखिलेश यादव को भी वो साथ में नहीं ले पा रहे उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और यहां तक आप मानकर चलिए कि अगर समाजवादी पार्टी मदद ना करे तो रायबरेली की सोनिया गांधी जी की सीट भी वहां पर फंस जाए। उसके बाद भी
ऐसा क्या था कि अगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक क्या बड़ा दिल नहीं दिखाया जा सकता था, तो कई बार होता है यूपी में, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ की चली और कमलनाथ ने इसलिए वहां रैली तक नहीं होने दी। हमारे साथ चलिए, टिकट दिए बल्कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। कौशल कांत जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। कौशल कांत जी, ये एग्जिट पोल को लेकर कितनी उत्साहित दिखाई दे रही है आपकी पार्टी, क्योंकि कहीं पर तो एग्जिट पोल आपके फेवर में है, कहीं एग्जिट पोल आपके खिलाफ है। तो कल से ही हम देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि ईवीएम को आज से ही एक तरीके से तैयार हो जाना चाहिए अपने बारे में सुनने के लिए। रीमा जी, देखिए, अगर एग्जिट पोल्स की ही बात करें और सारे एग्जिट पोल्स का अगर हम कंपैरिजन कर लें, उस एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, अगर उसमें मेजॉरिटी देखें तो 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओपन मेजॉरिटी से बन रही है। और बाकी के 2 स्टेट की अगर हम बात करते हैं, अगर तेलंगाना की बात करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ हमारी 1 सीट थी वहाँ से हम बढ़ेंगे और वो कम से कम 2 डिजिट में जाएगी, कम से कम 15 से 18 सीटें आएंगी। और जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश नागालैंड की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर एनडीए की ही सरकार बनेगी। जहाँ तक रही राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं या और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो आपके जो एग्जिट पोल हैं वो सारे एग्जिट पोल का अगर हम क्यूमुलेटिव देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। हाँ, बात यह है कि अगर एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो एक तरफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा है। एक तरफ कॉन्फिडेंस की बात है, एक तरफ करप्शन की बात है, एक तरफ केयर फॉर ऑल है, दूसरी तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स का एजेंडा है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास की बात हम करते हैं, दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल की बात वो करते हैं। एक तरफ नेशन का प्राइड है, एक दूसरी तरफ नेशन का डिवाइड है। अगर ये सब की पॉलिटिक्स अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नतीजे नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो कौशल कांत जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना, तो वहां तो वो अपने शासन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा शासन दिया जिसकी बात रिपीट होंगे। वो आपने सुना होगा, अगर राजस्थान की बात करते हैं कि राज बदल जाएगा, रिवाज बदल जाएगा जी, तो हम ये कहेंगे कि मोदी सरकार के आने से, मोदी जी के नेतृत्व में जनता का मिजाज बदल गया है और वो मिजाज बदलने की वजह से वो उस पार्टी को चुनेंगे जिसमें नेता है, नीति है और नियति है। कौशल कांत जी, ये बताइए कि एग्जिट पोल समर्थन नहीं कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, लेकिन फिर भी आपको क्यों भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापसी करेगी? देखिए, भरोसा इसलिए है क्योंकि एग्जिट पोल, अभी सिर्फ आपके एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्जिट पोल विन दिखा रहे हैं और क्लियर मेजॉरिटी से दिखा रहे हैं, राजस्थान में भी 2/3 मेजॉरिटी से हमारी सरकार बन रही है, तो अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के वोटरों का रुझान ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में भी चेंज आएगा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महादेव ऐप के साथ घोटाले की बात आई है, जिस तरीके से वहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स हुई है, मुझे लगता है कि हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए और हम कॉन्फिडेंस हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में 2/3 मेजॉरिटी से, मध्य प्रदेश में कौशल कांत जी, कल से डीके शिव कुमार को तो संकट मोचक बनाकर कांग्रेस ने लगा दिया है। उन्होंने कह भी दिया है कि हमने अपना कर्नाटक को तैयार कर लिया है, अगर विधायकों को यहाँ पर सुरक्षित रखना पड़ेगा तो हम तो रखने को तैयार हैं। बीजेपी के कौन संकट मोचन है और क्या हरियाणा या कौन सी स्टेट के लिए तैयारी हो रही है? कहाँ लेकर जाएंगे विधायकों को? संकट मोचन की जहां तक बात करें तो संकट मोचन की अगर हम बात करें तो हमारे लिए संकट मोचन देश की जनता है और देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नहीं, कोई रिजॉर्ट तैयार किया गया है क्या कौशल कांत जी? तो हमें संकट, कोई रिजॉर्ट तैयार किया गया है किसी स्टेट में? पूरे देश की जनता हमारे लिए, अभी तो देखिए पूरे देश की जनता हमारे लिए रिजॉर्ट का काम करेगी और जनता अगर हमारे साथ है तो लोकतंत्र में उसी की जीत होगी जिसके साथ जनता है। तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अभी कुछ घंटों की बात बची हुई है, अभी हमें इंतजार करना चाहिए, नतीजे सबके सामने आएंगे। अब क्या बोलने की बात रही, अब तो सीधे रिजल्ट आ चुका है। मतलब इतने कॉन्फिडेंट है कि विधायकों को इधर उधर लाना नहीं पड़ेगा। ये बाड़ेबंदी राजस्थान में शुरू हो रही है, इस पर एक सवाल जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बागियों को फोन मिलाना शुरू कर दिया है बीजेपी के नेताओं ने, निर्दलियों से बात करनी शुरू कर दी है।
देखिए, राजनीति में सभी को साथ में लेकर के चलने की कोशिश होनी चाहिए। अगर प्योर राजनीति की बात करें, तैयारी हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा गया है संगठन ही सेवा, और हमारे सभी लोग एक सुदृढ़ कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हैं। तो हमें अपनी चिंता नहीं है, बट हाँ, जो जिनकी बात आप करें, निर्दलियों की बात करें और बागियों की अगर आप बात करते हैं, किसकी भी बात करते हैं, उनको अपने साथ मिलाकर चलना, यही राजनीति है। हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, पर हमें विश्वास है कि हमारी सरकार तीनों स्टेट में बनेगी। ठीक है, कौशल कांत जी बने रहिएगा, क्योंकि ये एक दिलचस्प चर्चा जरूर होगी प्रखर कि आखिर वो कौन कौन से रिजॉर्ट हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है, और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 5 स्टार कल्चर जो है, इसकी बात हम थोड़ा सा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अब रुझान जो आने शुरू होंगे वो भी आपको सीधे लिए चलेंगे। उन सेंटर्स पर भी हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लगातार हम आपको विश्वसनीय खबरें दे ही रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद तुरंत